हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी शेयर मार्केट में रियल वेल्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि इसमें क्या क्या रिस्क हैं और इसको मैनेज कैसे करें। मुझे उम्मीद है आप सभी ने आईपीओ वर्ड कई बार अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीवी, यूट्यूब चैनल में ज़रूर सुना होगा। आज इस वीडियो में हम आईपीओ को एंड टू एंड यानी ए टू जेड बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि सही कंपनी के आईपीओ से रियल वेल्थ कैसे बनता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, सही आईपीओ को सेलेक्ट कैसे किया जाए और अपने फाइनेंशियल रिस्क को कम कैसे किया जाए, जो कि सबसे ज़रूरी है। सो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम से, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले जानते हैं आखिर आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता यानी पब्लिक को ऑफर करती है और स्टॉक एक्सचेंज पर जो बाद में लिस्ट होती है, उसे हम आईपीओ कहते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा पिज़्ज़ा है जिसके हमने 1000 बराबर स्लाइस कर दिए। अगर आप उसमें से 10 स्लाइस खरीद लेते हैं तो लीगली आप उस पूरे पिज़्ज़ा के 1% के को ओनर बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आईपीओ से पहले कंपनी एक प्राइवेट किचन की तरह होता है जिसमें फाउंडर्स और इनिशियल इन्वेस्टर ही चलाते हैं। लेकिन आईपीओ आने के बाद आम लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर और बिग इंस्टीट्यूट यानी डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी इसमें बड़े हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। सवाल आता है कि कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च करती क्यों है। इसके 3 मेन रीज़न होते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन, जिसमें कि बिजनेस को ग्लोबली बड़ा करने के लिए, टैलेंटेड लोगों को हायर करने के लिए और नए ऑफिसेज बनाने के लिए। दूसरा होता है अपना कर्ज, डेप्ट रिडक्शन, जिसमें कंपनी अपनी जो पुराने हाई वैल्यूड लोन ली होती है, कर्ज ली होती है, उसे चुकाकर अपने बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए। और एक्विजिशन एंड कैपेक्स, जिसमें कि फैक्ट्रीज, मशीनरी, न्यू प्लांट सेटअप करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और दूसरी कंपिटिटर्स कंपनी को खरीदने के लिए। अब हम कुछ रियल आईपीओज के एग्जांपल देखते हैं, जिसमें कि पहला है एलआईसी आईपीओ, जो कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ था, जिसमें हमने देखा कि 21,000 करोड़ से ज़्यादा फंड रेस किया गया है। वहीं टेक प्लेटफॉर्म की बात करें तो जोमेटो ने दिखाया है कि कैसे टेक्नोलॉजी कंपनियां स्केलिंग करके प्रॉफिटेबल बन सकती है। और दूसरी तरफ हमें पेटीएम का आईपीओ हमारे लिए एक सीख था कि अगर वैल्यूएशन बहुत महंगी होती है, रियलिस्टिक नहीं होती है, तो नुकसान भी हो सकता है आईपीओ लेने पे। एक कंपनी का आईपीओ का सफ़र 4 बड़े स्टेप्स में होकर गुजरता है, जिसमें कि पहला स्टेप है स्टार्टअप फेज, जिसमें कंपनी पहले प्राइवेटली ग्रो करती है जहां एक्चुअल इन्वेस्टर ही पैसा लगाते हैं। सेकेंड स्टेप है डीआरएचपी, जिसे हम ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। इसमें कंपनी सेबी के पास अपना डीआरएचपी फाइल करती है, जिसमें कंपनी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में होती है। तीसरा स्टेप होता है बिडिंग विंडो, जिसमें कि पब्लिक के लिए बोली लगाने बिडिंग की विंडो खुलती है, जहां हम और आप जैसे लोग अप्लाई करते हैं। और फाइनल लास्ट स्टेप होता है एक्सचेंज लिस्टिंग। इसमें फाइनली शेयर आपको अगर अलॉट होता है तो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और बाद में बीएससी एनएससी में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां से एक रिटेल इन्वेस्टर भी इसको परचेज और सेल किया जा सकता है। बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, इसमें क्या अंतर होता है। तो जानते हैं, प्राइमरी मार्केट बेसिकली आईपीओ से चलता है, जिसमें ट्रांजैक्शन सीधा आपके और कंपनी के बीच में होता है। आप जो भी पैसा देते हैं वो सीधा कंपनी अकाउंट में जाता है और आपको
पूरी तरह से नए शेयर्स मिलते हैं जिसकी प्राइस एक फिक्स बैंड में होती है। वहीं सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं, जिसमें शेयर लिस्ट होने के बाद आप नॉर्मली ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन दो इन्वेस्टर के बीच में होता है और इसमें कंपनी को डायरेक्टली कोई पैसे नहीं मिलते हैं। शेयर पुराने होते हैं और इस शेयर की जो वैल्यूज होती है, प्राइस होती है, वो डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी बढ़ती है, अगर डिमांड इसकी ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगी और डिमांड घटेगी तो प्राइस घटेगी। इस पूरे आईपीओ प्रोसेस को सेफ कौन बनाता है? हमारी आईपीओ रेगुलेटरी चेन, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं हमारे मर्चेंट्स बैंकर्स, जिसमें इलाइट फाइनेंशियल मैनेजर आईपीओ को स्ट्रक्चर करते हैं और इसकी प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन करते हैं। इसके बाद आती है हमारी रेगुलेटरी बॉडी सेबी। सेबी ये चेक करती है कि कंपनी ने किसी तरह की गलत जानकारी तो नहीं दी है, और आखिर में बीएससी एनएससी इसे अपने पोर्टल पर लिस्ट करते हैं और हमें ट्रेनिंग करने की लिक्विडिटी देते हैं। अब आते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जिसे हम ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP कहते हैं। ये कंपनी का एक खुली किताब होती है जिसमें 4 चीज़ें देखनी जरूरी होती है। बिजनेस मॉडल, जिसमें कि कंपनी पैसे कैसे कमाती है और किस तरह का बिजनेस करती है। सेकंड होता है की रिस्क फैक्टर, जिसमें कि कंपनी से जुड़े हुए खतरे, रिस्क और कमियां क्या है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें दिखता है, जिसमें कि कंपनी कितनी प्रॉफिट, कितने कर्ज और कितना कैश कमाती है या कितना कैश है उसके पास। और लास्टली प्रोमोटर इंफॉर्मेशन, जिसमें कंपनी कौन चला रहा है, उनके फाउंडर्स कौन है, कंपनी का प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस DRHP प्रोस्पेक्टस में देखने को मिलता है, जो कि सेबी के पास इसको रजिस्टर किया जाता है आईपीओ से पहले। आईपीओ बेसिकली 2 तरह के होते हैं। पहला है बुक बिल्डिंग आईपीओ, जो आज का मॉडर्न चॉइस है। इसमें कंपनी एक प्राइस बैंड देती है, जैसे कि 100 से 120 रुपया, और डिमांड के हिसाब से फाइनल प्राइस तय होता है। डिमांड कहाँ से आता है? सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्राइब अगर ज़्यादा होगा तो इसकी लिस्टिंग प्राइस ज़्यादा होगी। अगर सब्सक्रिप्शन कम होता है तो ये डिस्काउंटेड में लिस्टिंग होती है, तो फाइनल प्राइस वहाँ से तय होता है। और आज की डेट में 95% से ज़्यादा आईपीओ इसी तरह के आते हैं। दूसरी तरफ है फिक्स प्राइस इशू, जहाँ प्राइस पहले से ही फिक्स होता है, जैसे कि 100 है तो 100 ही है, और इसमें डिमांड का कोई भी प्राइस पे फर्क नहीं पड़ता है, ये फिक्स ही रहता है। ये ज़्यादातर छोटे एसएमई आईपीओ में इस्तेमाल होता है। अब आते हैं आईपीओ कोटा एलोकेशन में। तो क्या आप जानते हैं सेबी ने हर तरह के इन्वेस्टर के लिए कोटा फिक्स किया हुआ है ताकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो, जिसमें कि सबसे पहला है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, इंश्योरेंस, फॉरेन इंस्टीट्यूट के 50% कोटा रिजर्व किया गया है। सेकंड आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर जो 2 लाख से ऊपर के अमाउंट पे बिडिंग लगाते हैं, उसके लिए 15% के लिए इसमें एलोकेशन दिया गया है। और लास्ट आता है रिटेल इन्वेस्टर, हम और आप जैसे छोटे इन्वेस्टर, जिनके लिए 35% एलोकेशन दिया गया है। तो इसी हिसाब से अगर हमारा अलॉटमेंट होता है, आईपीओ से शेयर अलॉटमेंट होता है, तो हमारा 35% के हिसाब से होगा और उसी हिसाब से आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आइए चेकलिस्ट से समझते हैं। पहला है पैन कार्ड। तो टैक्स और रेगुलेटरी वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है। सेकंड, आधार लिंक मोबाइल नंबर, ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन किया जा सके। थर्ड होता है बैंक और यूपीआई आईडी, जिसमें आपका बैंक अकाउंट में पैसे ब्लॉक करने के लिए ज़रूरत होती है। और डीमैट अकाउंट, जिसमें कि आपका आपको शेयर मिलता है, अलॉट होता है, तो आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर रहेंगे।
अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप आईपीओ बिडिंग प्रोसेस। आजकल अप्लाई करना बहुत ही इजी है और जीरोधा और ग्रोथ एंड अपस्टॉक जैसे ऐप से कुछ ही क्लिक पे अप्लाई किया जा सकता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला स्टेप होता है सिलेक्शन, जिसमें कि लोग ऑनलाइन आईपीओ को सेलेक्ट करते हैं। सेकंड, लॉट बिड, जिसमें कि लॉट साइज चुनकर कट ऑफ प्राइस पर टिक करें ताकि अलॉटमेंट का चांस बढ़े। थर्ड वन इज यूपीआई मैंडेट, अपने यूपीआई ऐप में जाके ब्लॉक रिक्वेस्ट को अप्रूव करें और आपके पैसे आप ही के अकाउंट में ब्लॉक हो जाएंगे और उस पर आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। अब जानते हैं आखिर आईपीओ अप्लाई करने के बाद हमें कंपनी से शेयर कैसे और कहां अलॉट होता है। जब कोई आईपीओ बहुत पॉपुलर हो जाता है तो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। जैसे इस एग्जांपल पे 174 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है डिमांड के कारण। ऐसे सिचुएशन में सेबी एक फेयर लकी ड्रॉ यानी लॉटरी सिस्टम चलाती है, जिसमें हर एक यूनिक पेन अकाउंट को बराबर मौका मिलता है। अगर आप लक्की रहें तो अलॉटमेंट मिल सकता है, अगर नहीं तो आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है, जो कि पहले ब्लॉक हुआ था अनब्लॉक हो जाता है। अगर आप लक्की हैं और आपको शेयर एलोकेट हुए हैं तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और बाद में फिर ऑटोमेटिक एसएमएस और मेल के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन भी कन्वे किया जाता है। किसी भी आईपीओ में अंधाधुंध पैसा लगाने से पहले ये 5 गोल्डन सवाल अपने आप से पूछने चाहिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कंपनी क्या बनाती और बेचती है और कैसे पैसे कमाती है। पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है या नहीं। कंपनी का वैल्यूएशन यानी पी रेशियो, जिसे हम आगे समझेंगे, उसके कंपटीटर से मुकाबले कैसा है, ज़्यादा है या कम है या बराबर है। कंपनी के प्रोमोटर्स कौन हैं, उनका बैकग्राउंड और कॉरपोरेट इमेज कैसा है, कोई कानूनी केस तो नहीं चल रहा उन पे, और कंपनी आपके आईपीओ से कमाए हुए पैसे का इस्तेमाल किन कामों में करने वाली है। ये सब चीज़ें आपको आईपीओ लेने से पहले, अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है, ताकि आप लोग सेफ रहें और सही कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि आपका वेल्थ क्रिएट हो सके। दोस्तों, कंपनी बिजनेस मॉडल देखते वक्त हमें 3 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है कम्पिटिटिवनेस, क्या कंपनी के पास कोई मजबूत ब्रांड, पेटेंट या नेटवर्क गवर्नेंस है। रेवेन्यू इंजन, क्या उसके पास अलग अलग जगह से डोमेस्टिक, ग्लोबल कस्टमर आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट, क्या कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसका फ्यूचर ग्रोथ स्कोप क्या है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस है या नहीं है। कंपनी का फाइनेंस हेल्थ चेक करने के लिए इस टेबल को ध्यान से देखिए और समझिए। कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ में हर साल कम से कम 15% बढ़त होनी चाहिए, ग्रो होना चाहिए 15% के हिसाब से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट मार्जिन 5% से ऊपर होनी चाहिए ताकि कंपनी सिर्फ कैश बर्न नहीं कर रही है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1% से कम होना चाहिए। अगर कर्जा कम है तो बिजनेस सेफ है। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर होना चाहिए, जो दिखाता है कि प्रोमोटर आपके पैसे को कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं आईपीओ वैल्यूएशन की। तो आप अगर आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले समझ ले कि आप सोना खरीद रहे हैं या मिट्टी। इसको कैसे समझेंगे, तो कंपनी का पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करने से आपको पता चलेगा कि आप कॉरपोरेट प्रॉफिट के हर 1 रुपए के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं। पी रेशियो का जो फॉर्मूला इस प्रकार है:
मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। अगर कोई आईपीओ 80x का पी मांग रहा है और उसी सेक्टर के बाकी अच्छे कंपटीटर्स 30x पर मिल रहे हैं, तो इसका क्लियर मतलब है कि आईपीओ बहुत महंगा है, ओवर प्राइस्ड है। यहाँ रिटेल बायर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं बचती, सो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। 20 पी को काफ़ी सेफ बोला गया है इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी आपके आईपीओ से रेस किए हुए कैपिटल फंड का क्या करेगी, आइए इसे समझने के लिए ग्रीन एंड रेड फ्लैग को समझते हैं। ग्रीन फ्लैग यूज करते हैं उस कंपनी के लिए जो अपने आईपीओ का पैसा कैपेसिटी बढ़ाने, बिजनेस एक्सपेंशन, नए प्लांट लगाने, आर&डी, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए या स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल एक्विजिशन में जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसी के विपरीत रेड फ्लैग यूज करते हैं उस कंपनी के लिए जो कंपनी आईपीओ का पैसा पुराने लोन चुकाने के लिए यूज कर रहा है या फिर 100% ऑफर फॉर सेल, यानी पुराने इन्वेस्टर अपना पैसा छुरा कर बाहर निकल रहे हैं और कंपनी एक भी पैसा, नया पैसा कमा नहीं रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग अलर्ट है। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसके पीछे सब भागते हैं, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। यह एक इनफॉर्मल अनरेगुलेटेड मार्केट होता है जहां लिस्टिंग से पहले शेयर की डिमांड देखी जाती है। मान लीजिए इशू प्राइस 100 रुपए का है और जीएनपी 20 पे चल रहा है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि लिस्टिंग 120 पे होगी। लेकिन सावधान, जीएनपी पर सेबी का कोई कंट्रोल नहीं होता है। कुछ सिंडिकेट्स और बिग प्लेयर मिलकर इसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर मार्केट में अचानक कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया तो यह प्रीमियम रातों रात गायब भी हो सकता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जीएमपी को एक लाइव कैलकुलेशन के से समझते हैं। अभी जैसे सुसेन इलेक्ट्रिकल ने 12 जून में शेयर मार्केट में लिस्टिंग किया है, तो पहले सुसेन इलेक्ट्रिकल का अपर प्राइस बैंड 127 था और इसका जीएमपी 40 पे चल रहा था, तो इसकी शेयर की लिस्टिंग उससे भी ज़्यादा हुई 186 पे। तो करीबन 46% प्रीमियम गेन का फायदा हुआ जिन्होंने इसमें आईपीओ के लिए अप्लाई किया था और जिनको बाद में अलॉट हुआ। तो 46% काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये एक अच्छा लिस्टिंग था। आइए समझते हैं आईपीओ से कनेक्टेड कुछ मिथ्स, गलतफहमियां और रियलिटीज। तो पहला मिथ है कि हर नया आईपीओ प्रॉफिट देगा ही देगा, जबकि इतिहास गवाह है कि खराब मार्केट में 40% से ज़्यादा आईपीओ भारी नुकसान यानी डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ है। दूसरा है अनऑफिशियल जीएमपी हमेशा सच होता है, जबकि सच ये है कि ये बहुत ही वॉलेटाइल है और कभी भी पलट सकता है। एक गलत न्यूज़ आईपीओ का सब्सक्रिप्शन चेंज कर सकता है, तो इसीलिए जीएनपी पे हमेशा ना विश्वास करके खुद से इन्वेस्टिगेट करें कि कंपनी कैसी है, उसके फंडामेंटल कैसे हैं, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है और बाकी जो मैंने आपको चेकलिस्ट में बताया है। थर्ड मिथ है कि एक ही अकाउंट से कई लॉट के लिए अप्लाई करने से हमारा अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ता है, जबकि सच ये नहीं है। एक पैन कार्ड में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन वैलिड होता है, जबकि डुप्लीकेट रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट चांस बढ़ाने के लिए फैमिली अकाउंट के अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करने चाहिए। दोस्तों, अगर करंट मार्केट की बात करें तो मिड जून 2026 में कुछ अच्छे आईपीओ इस प्रकार हैं।
सुसेन इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड, जिसकी सब्सक्रिप्शन 170 गुना के साथ ही क्लोज हुई थी और नतीजन उसकी जो लिस्टिंग प्राइस है 46% हाइक में रही है। सेकेंड कंपनी है होरिजॉन रिक्लेम इंडिया। इसमें भी जीएमपी के प्रभाव के कारण, अच्छे सिग्नल्स के कारण इसकी भी प्राइस लिस्टिंग 46% हाइक में हुई है। पर उत्कल स्पेशलिस्ट इंडस्ट्री में जीएमपी का कोई ज़्यादा रोल नहीं था, कोई सिग्नल नहीं थे, जिसके कारण से फ्लैट प्राइस लिस्टिंग हुई है इशू प्राइस के बराबर ही, तो 1% का ही गेन रहा है। दोस्तों, आने वाला समय और भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि 2026 के एंड तक कई मेगा आईपीओस पाइपलाइन में है, जिसमें क्विक कॉमर्स लीडर जेप्टो अपना डीआरएचपी सबमिट कर चुका है। हीरो होंडा का प्रीमियम ऑटोमोटिव डिवीजन भी एडवांस डीआरएचपी रेगुलेटरी स्टेज पे है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और देश का सबसे बड़ा डिजिटल मेगा आईपीओ रिलायंस भी कतार में है। और इस साल का गेम चेंजर हो सकता है रेजर पे आईपीओ। पेमेंट गेटवे के इस लीडर ने कॉन्फिडेंशियल तरीके से अपना ड्राफ्ट पेपर फाइल कर दिए हैं और 2026 के आखिर तक ये लिस्ट होने की तैयारी में है। रोज अरबों डॉलर के डिजिटल ट्रांजैक्शन हैंडल करने वाली इस कंपनी का भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में मजबूत हिस्सेदारी है। एक सफल लिस्टिंग से भारत के मेन बोर्ड मार्केट में तेजी से बढ़ने वाली और मुनाफा कमाने वाली सेस और टेक कंपनियों के लिए एक नए रास्ते खुल जाएंगे। तो दोस्तों, यह है आपकी इन्वेस्टर चेकलिस्ट। हमेशा याद रखिए और किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इस चेकलिस्ट को फॉलो करें, ताकि एक अच्छी कंपनी का स्टॉक ही आप परचेस करें और आपका वेल्थ को इंक्रीज कर पाएं। एक आईपीओ कोई लॉटरी की टिकट नहीं होती है जो रातों रात आपको अमीर बना दे, बल्कि ये एक बेहतरीन बिजनेस में पार्टनर बनने का मौका होता है। इसलिए रिस्क और फाइनेंस को समझते हुए इन्वेस्ट करें और अपना शानदार वेल्थ क्रिएट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।